नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य बोथरा, रोबोटिक हिप नी एंड शोल्डर सर्जन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, जॉइंट सेवेनी हॉस्पिटल नागपुर। आज दोस्तों हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आज काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे हो गए हैं अभी हमारे ओपीडी में कि वो काफ़ी यंग एज में रहते हैं, मतलब 35 से 50 तक का एज हम यंग कहते हैं आजकल। और इस एज में इनके घुटनों का दर्द शुरू हो जाते हैं, जो कि प्रीवियसली आज से यदि मैं 5 से 10 साल पहले अपनी प्रैक्टिस देखूँ तो इतने ये पेशेंट्स नहीं रहते थे। बट इस एज में 35 से 50 साल की उम्र में घुटनों में जो दर्द होने लग गया है, तो इनको आजकल हम यंग आर्थराइटिक नी ऐसा हम कहते हैं। और ये इनका प्रमाण काफ़ी धीरे दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं और इनको कहाँ-कहाँ हम क्योर कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं, इस पॉइंट्स पर हम आज डिस्कस करेंगे। यंग आर्थराइटिक नीज़ ये जो पॉइंट है कि 35 से 50 साल की उम्र में जो घुटनों में दर्द शुरू हो गया है लोगों को, तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो रीज़न्स है हम एक एक टप्पों पर जाके इनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला है कि वज़न। आपका वेट जो है आपके हाइट के अनुसार आइडियल रहना चाहिए। जो भी आपकी हाइट है, यदि आप उसको सेंटीमीटर्स में गिनते हैं तो उसमें से 100 माइनस कर दीजिए। उससे 3-4 किलो ऊपर-नीचे आपका इतना वज़न रहना चाहिए, आपका आइडियल वेट रहना चाहिए। सेकंड रहता है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस हमें रेगुलरली करनी है, क्योंकि ये हमारे बोन का स्ट्रेंथ मेंटेन रखते हैं, मसल का स्ट्रेंथ मेंटेन रखते हैं, घुटनों के कार्टिलेज जो रहते हैं इनका हेल्थ मेंटेन रखते हैं। थर्ड होता है हमारा डाइट। डाइट जो है हमारा कैल्शियम रिच, विटामिन डी रिच, प्रोटीन रिच ये रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बोन के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इनका स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। चौथा होता है कि एक्सरसाइज पैटर्न। आजकल ये देखा गया है कि बहुत सारे यंग लोग ये जिम में जाके हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके बाद में भी इनको पेन होते हैं, इनकी बिल्ड बहुत स्ट्रांग होती है। बट ये इसमें से काफ़ी सारे लोग कुछ पाउडर्स लेते रहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरॉन या फिर स्टेरॉयड डिपेंडेंट्स रहते हैं। दूसरी एक चीज़ रहती है कि ये बंद कमरों के अंदर एरोबिक एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, जो कि एक्चुअल में एरोबिक एक्सरसाइज रहती नहीं है। इसमें काफ़ी सारा जो एयर रहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच रहता है, इसलिए इनका ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो इनका मसल फटीग जल्दी होता है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को लिगामेंट टियर्स, मसल टियर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये भी इनके नी पेन का एक रीज़न रहता है। थर्ड थिंग, ये लोग जो एक्सरसाइजेस जिम के अंदर करते हैं ये काफ़ी हार्ड सर्फेसेस पे करते हैं, जैसे ट्रेडमिल वॉक कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस के हिसाब से जितना हार्ड सरफेस होगा तो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और जब ग्राउंड रिएक्शन फोर्स बढ़ेगा तो घुटनों के ऊपर, कार्टिलेज के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और ये उनकी नी पेन का एक और रीज़न रहता है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि स्ट्रेस। तो स्ट्रेस किस फॉर्म में? आइदर इन द फिजिकल फॉर्म, मेंटल फॉर्म। ये दोनों स्ट्रेस आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो रहते हैं, मतलब वात जन्य जिनको पदार्थ कहते हैं, उनको बढ़ा देता है, और इस वजह से घुटनों में जो कार्टिलेज रहता है इसका घसना चालू हो जाता है। तो एक प्रॉपर स्लीप, मेंटल बैलेंस और फिजिकल एंड्योरेंस, ये सब मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यंग लोगों में। इसके बाद में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं डाइट के फॉर्म में, फुटवेयर्स के फॉर्म में, जिनसे हमारे घुटनों के ऊपर प्रेशर कम रहेगा? तो हमें सिट्रस फ्रूट्स जो कि विटामिन सी रिच रहते हैं ये हमको लेना है, क्योंकि विटामिन सी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम है, जो कि हमारी बॉडी में सारी लिगामेंट्स, मसल्स और प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन डी। अब विटामिन डी जैसे वेजिटेरियंस में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि इनके पास में सोर्सेज भी नहीं रहते हैं। मोस्ट ऑफ द विटामिन डी के जो सोर्सेज है या तो एनिमल सोर्स है या नेचुरल सोर्स है। तो सनलाइट कौन सा लेना है हमें विटामिन डी के लिए? तो दोपहर 12 से 3 बजे के बीच का। सुबह का सनलाइट हेल्पफुल नहीं रहता है विटामिन डी के लिए, ये एक मिथ्या है हमारे मन में। इसके बाद में विटामिन डी यदि वेजिटेरियंस है तो उन्होंने इसके सप्लीमेंट्स रेगुलर बेसिस पे लेते रहना चाहिए, और उसके लिए उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके बाद में तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि कैल्शियम। हमें कैल्शियम कितना लेना है? एक्सेस ऑफ कैल्शियम भी अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, क्योंकि वो बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज़ में जाके डिपॉजिट होने लग जाता है, और जिसकी वजह से टिश्यूज़ हार्ड होने लग जाती है। तो कैल्शियम का कितना प्रमाण लेना है ये भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और उनसे सलाह लेने के अनुसार ही आपको काम करना है। बट ऐसा डाइट कौन सा है जो कैल्शियम रिच है? तो इसमें हम देखें तो फ्रूट्स में केले आते हैं, सीताफल आते हैं, इसके बाद में ज्वारी, बाजरी, रागी, इसके बाद में मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर हो गया है ना, छेना हो गया है ये। इसके बाद में तिल, ये एक बहुत अच्छा पदार्थ है जिसमें कि कैल्शियम रिच रहता है। तो इन चीज़ों का सेवन हम यदि रेगुलर बेसिस पे करते रहे तो भी हमारा कैल्शियम मेंटेन रह सकता है बॉडी के अंदर। इसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत निग्लेक्टेड रहती है कि वो प्रॉपर स्लीप।
हम यदि नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमारे सारे मसल्स जो है और ऑर्गन्स जो है ये फटीग मतलब महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं। आज हमने देखा है कि ये यंग लोग काफ़ी समय रात में नींद लेने का जो प्रमाण है इनका बहुत गलत तरीके से हो गया है। लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, इसके बाद में मोबाइल देखते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें, पोस्चर्स प्रॉपर नहीं रहते हैं सोते समय, इसकी वजह से ये सुबह उठते हैं तो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, अकड़न महसूस करते हैं। हम मैट्रेस पे सोते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं, हमको कॉटन की गद्दी पे सोना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के कॉटन पे सोना चाहिए। ये सब चीज़ें भी हमारी स्लीप को प्रॉपर बनाती है और एक अच्छी स्लीप, एक अच्छा हेल्थ देके जाती है। तो यदि आपको यंग एज में घुटनों से संबंधित कोई भी आपको पेन या फिर कुछ हो रहा है और आपको हमें कांटेक्ट करना है, तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर से या फिर हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें हॉस्पिटल में आके भी दिखा सकते हैं। धन्यवाद।